नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से माजिद एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो इसमें अपन आज पढ़ने वाले अपना अगला टॉपिक यानी कि व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब तक अपन ने केवीएल केसीएल पढ़ लिया था, ठीक है। केवीएल केसीएल का मतलब पूरा कॉन्सेप्ट जो जरूरी था सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब जो मैंने पढ़ाया उसके अलावा सिर्फ आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है बस। कोई भी सवाल गलत नहीं होने वाला है, कॉन्सेप्ट सारे आ गए, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु। अब सेतु बोलने में थोड़ा मतलब ऐसा लगता है ना, जैसे राम सेतु होता है, ठीक है। तो वो ब्रिज यानी कि सेतु, ठीक है। आप भी सभी ऐसे बोलते हैं ना ब्रिज, कोई ये नहीं बोलता कि ये सेतु है, ठीक है। चलो, हिंदी में सेतु होता है, इंग्लिश में ब्रिज होता है। तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में बोलना अच्छा रहता है। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। अब देखो, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन सेतु है, इसकी बात करें तो ये होता क्या है? ये एक्चुअली क्या, एक फिक्स नेटवर्क है। यानी कि व्हीटस्टोन नाम के एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट भाई साहब थे, उन्होंने मतलब ये नेटवर्क या फिर ये जो परिपथ है ये बनाया था। उन्होंने ये परिपथ बनाया था और उसमें उन्होंने क्या किया था, इसमें क्या होता है, ये 4 प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध, 1 2 3 4 सेल, ये सेल हो गया। धारामापी जी, जिसको बोलते हैं गैलोमीटर, धारामापी को क्या बोलते हैं, गैलोमीटर से बना एक परिपथ है जिसमें अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। ये क्या है? ये मतलब एक 4 प्रतिरोध सेल और धारामापी से बना एक प्रतिरोध है, सॉरी एक नेटवर्क है, ठीक है। उसमें अपन क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। ये इसका डायग्राम है, ये डायग्राम फिक्स है, ये मैंने नहीं बनाया, ठीक है। ये डायग्राम व्हीटस्टोन सेतु जो कॉन्सेप्ट है उसका यही डायग्राम होता है, ठीक है। उस वैज्ञानिक ने पहले से मतलब उस हिसाब से बना के कि चलो भाई ऐसा होता है, ठीक है। जिसमें क्या लगे होते हैं, देखो क्या क्या है यहाँ पर। 4 प्रतिरोध है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्रतिरोध है। ये बैटरी सेल है, ये कुंजी K1 है। कुंजी मतलब जब आप जोड़ोगे, ऑन करोगे तो स्टार्ट, मतलब जैसे कि आपने 12th में लैब में कुछ प्रैक्टिकल किए होंगे, कुंजी ऐसे ही डालते हैं, मतलब क्या होता है, कॉन्टैक्ट हो जाता है तो आपस में वो धारा प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। तो ये मतलब ये समझो कि K1 का मतलब क्या है, K1 स्टार्ट होगी, ऑन होगी तो मतलब E क्या होगी, बैटरी इस विद्युत परिपथ में जुड़ जाएगी। K1 का उपयोग क्या है, इस बैटरी को विद्युत परिपथ में जोड़ने के लिए। अगर K1 को बंद कर दिया जाए तो बैटरी हट जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर परिपथ टूट जाएगा। अगर K1 को जोड़ दे तो फिर से बैटरी जुड़ जाएगी, समझ गए। फिर ये प्रतिरोध है PQRS, ये यहाँ के बिंदु मान लिए ABCD। ये क्या है, G गैलोमीटर, ये K2 कुंजी। ये अब इस कुंजी K2 का उपयोग क्या है कि भाई इस गैलोमीटर को इसमें परिपथ में जोड़ना है, नहीं जोड़ना। अगर ये K2 बंद है तो फिर क्या होगा, गैलोमीटर सिर्फ तो ये ऐसे हो जाएगा जी, बस ये टूट जाएगा। ये टूट जाएगा तो मतलब इसका जुड़ा हुआ नहीं है। अगर K2 ऑन है तो इसका मतलब ये जुड़ जाएगा, तो ये गैलोमीटर परिपथ में जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये तो सिर्फ K1 और K2 का यूज ये है भाई, K1 को ऑन करके इसको जोड़ सकते हैं बैटरी को, और K2 को ऑन करके गैलोमीटर को जोड़ सकते हैं। अब आप थोड़ा बहुत आपको मैं बता दूं कि गैलोमीटर 3 चीज़ें होती है, गैलोमीटर G, अमीटर A एंड वोल्ट मीटर V। गैलोमीटर G, अमीटर A, वोल्ट मीटर V, ठीक है। वैसे मैं तीनों को मैं अलग से बताऊंगा थोड़ा बाद में, लेकिन अभी इतना समझ लो कि भाई वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर क्या काम करता है, वोल्टेज का मापन करता है, वोल्टेज का मापन करता है। इसको किसी भी परिपथ में जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है वहाँ पर समांतर में लगाते हैं, ठीक है। और इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है, और जो आइडियल का इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, अनंत। इसी प्रकार अमीटर क्या करता है, धारा का मापन करता है। गैलोमीटर भी क्या करता है, धारा का मापन करता है। अमीटर भी धारा का मापन, गैलोमीटर भी धारा का मापन। लेकिन फर्क क्या है कि गैलोमीटर अधिक सेंसिटिव होता है, इसकी सेंसिटिविटी अधिक होती है, ठीक है। ये कम से कम धारा को भी नाप सकता है, और साथ ही गैलोमीटर धारा की दिशा भी बताता है। दिशा मतलब अब धारा कोई सदिश नहीं है, ठीक है, लेकिन अब क्या है, जैसे कि तार है, तार के अंदर आपने गैलोमीटर को लगा दिया। अब गैलोमीटर में क्या होता है, ये ऐसे 0 पॉइंट या बीच में होता है। 0 पॉइंट क्या होता है, बीच में होता है। तो अगर धारा ऐसे बह रही है ना, और अगर
3 एम्पीयर बह रही है तो इस साइड भी 3 एम्पीयर होगा, एक इस साइड भी 3 एम्पीयर होगा। इस साइड बह रही है तो 3 एम्पीयर वाली सुई यहाँ आएगी भाई, यहाँ इस साइड में। अगर धारा इस साइड बह रही होती तो 3 एम्पीयर इस साइड दिखा था कि भाई इस साइड बह रही है 3 एम्पीयर। समझ गए? और अगर अमीटर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ धारा का मापन करता है, वो नहीं बताता कि भाई धार में तारा इस साइड जा रही है इस साइड जा रही है। ठीक है, मतलब इस साइड या इस साइड। ठीक है, अमीटर को लगाओगे तो मापन कर देगा भाई 3 एम्पीयर तारा आगे, लेकिन जा किस साइड रही है, इस साइड या इस साइड, वो इस अमीटर को पता नहीं होता। ऐसे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूंगा GAV। ठीक है, क्या होता है अच्छे से। लेकिन अभी क्योंकि मतलब ये सिलेबस में नहीं है, डायरेक्टली मेंशन किया हुआ नहीं है सिलेबस में, लेकिन सवाल में इनको टांग के क्या करेंगे, एक डायग्राम देंगे ऐसे, फिर यहाँ पे वोल्ट मीटर टांग दिया, वोल्ट मीटर टांग दिया, फंस जाओगे आप। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा बहुत समझना जरूरी है, मैं समझाऊंगा जरूर। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, जो धारा जाएगी उसका मापन करेगा और ये भी बताएगा कि धारा किस साइड जा रही है। ठीक है, ये भी बताएगा कि धारा किस साइड जा रही है। अब देखो नेक्स्ट, तो अपने को पता है यहाँ से E है तो धारा क्या, अगर मैंने ऑन कर दिया, माना K1 और K2 कुंजी ऑन है। ठीक है, K1 और K2 कुंजी ऑन है, तो बस आप चलो इसको ऑन, मतलब अब इस कुंजी को मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, मतलब ऑन कर दिया, मतलब जोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, कुंजी मतलब कुंजी हटा दी, हमने डायरेक्ट जोड़ ही दिया। ठीक है, अब मतलब क्योंकि अपने को दोनों को लेना परिपथ में काम में। ठीक है, लेकिन रियल में जो स्टैंडर्ड डायग्राम था वो पहले वाला था। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ से जो भी नेटवर्क होगा वहाँ से धारा यहाँ से I निकलेगी। I क्या होगा, दो पार्ट में बढ़ जाएगी, I1 I2, I1 और I2। अब देखो इस B बिंदु पे आके ये I1, इस B बिंदु पे आके I1 क्या होगा, दो पार्ट में बढ़ जाएगी। I1 दो पार्ट में बढ़ जाएगी। ठीक है, दो पार्ट क्या होगा कि भाई एक तो यहाँ से जाएगी, दूसरी यहाँ से भी जाएगी, दूसरी कहाँ से जाएगी, यहाँ से भी जाएगी। ठीक है, तो मैंने माना कि भाई चलो यहाँ से कितनी गई, I3 यहाँ गई, और सॉरी अगर I3 ना भी माने तो I3 मानने का काम नहीं है, अपन ऐसे ही कर सकते हैं कि ये मान लो कि IG गई, यहाँ से कितनी गई, IG। मैंने माना कि भाई जब I1 यहाँ आई तो आधी थोड़ी बहुत इसमें से IG कहाँ गया, यहाँ गया, तो यहाँ से कितनी जाएगी, यहाँ से जाएगी I1 माइनस IG। जो पीछे बची हुई है वो कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी I1 माइनस IG। समझ गए? अब ये I2 यहाँ पे आई, I2 आई, अब ये I2 और ये IG भी आएगी, दोनों मिलके इससे जाएगी कितना, इससे जाएगी वो कितना होगा, I2 प्लस IG ये होगा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने ऐसे ही क्यों कहा, ये धारा ही क्यों बढ़ रही है, ये क्यों नहीं बढ़ रही है ऐसे। तो देखो दोनों में से एक काम होगा, दोनों में से एक काम होगा, या तो B बिंदु उच्च विभव पे होगा और D क्या होगा, निम्न पे होगा। तो अपन क्या मान के चल रहे कि भाई चलो B अपने उच्च पे है, D निम्न पे, इसलिए धारा IG ऐसे जा रही है। IG मतलब गैल्वेनोमीटर में से जाने वाली धारा। ठीक है, अगर मान लो कि अगर D बिंदु उच्च विभव पे और B निम्न पे, तो क्या होगा, तो धारा ऐसे जाएगी। समझ गए? अपने IG ऐसे आएगा, IG ऐसे आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I2 माइनस IG और यहाँ पे I1 प्लस IG हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप कोई भी एक मानो कि भाई चलो ये मान लिया कि यहाँ से धारा बढ़ रही है और ऐसे जा रही है और ये वाली मिलके ऐसे जा रही है। ठीक है, कोई भी एक मान सकते हो। बाकी जब आंसर आएगा ना, जैसे कि IG नेगेटिव में आएगा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो माना है दिशा उसकी उल्टा है, तो उसको लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। समझ गए? अब देखो, अब यहाँ से देखोगे, अब अपन क्या करते हैं, चलो समीकरण लगाते हैं। क्या लगाते हैं? समीकरण। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपन वो समीकरण लगा सकते हैं संतुलित करने के लिए। ठीक है, अब आप क्या करो, चलो इसके अकॉर्डिंग ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे भी आप चाहो तब उस हिसाब से आप समीकरण लगा सकते हो। कैसे समीकरण, मतलब अपने को क्या करना है, इसके अक्रॉस KVL अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? KVL। इसका रियल में लास्ट में यूज़ तो बहुत सिंपल सा यूज़ है, मैं आपको एक शब्द में बोल के भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी पे बेस कोई न्यूमेरिकल कर दिया तो फिर आप चीज़ों में फंस जाओगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, अपने को समीकरण अप्लाई करना है,
तो देखो समीकरण अप्लाई करने से पहले एक बात समझ लो, ये जो P और Q है, P और Q इनको बोलते हैं रेशियो आर्म्स, यानी कि अनुपात भुजाएं। P और Q को क्या बोलते हैं? P और Q को अनुपात भुजाएं, रेशियो आर्म्स, अनुपात भुजाएं, ठीक है। और R कोई प्रतिरोध होता है जो वेरिएबल होता है, चेंज करते रहते हैं। और S इसको क्या मानते हैं? अज्ञात प्रतिरोध। S को क्या मानते हैं? अज्ञात प्रतिरोध, ठीक है। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे अज्ञात प्रतिरोध दिया हो, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रतिरोध हो, ठीक है, तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। पी क्यू को बोलते हैं अनुपात भुजा, बोलने को अनुपात भुजा बोलते हैं, बाकी न्यूमेरिकल में इन चीज़ों का इतना यूज नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया एक चीज़ कि भाई आई जी जा रही है, ये जो गैलोमीटर में धारा जा रही है आई जी, ठीक है। तो जो आई जी जा रही है, तो इस स्थिति में आप देखोगे, ठीक है, जो ये आई जी जा रही है, ठीक है, जो आई जी धारा जा रही है, अगर ये आई जी जीरो हो जाए, यदि आई जी जीरो हो गया है, होगी कब? यदि बी व डी समान विभव पर हो, बी व डी समान विभव पर हो, तो यदि बी व डी समान विभव पर हो तो क्या होता है? अगर बी और डी समान विभव पे हुए तो क्या होगा? इस गैलोमीटर से धारा क्या हो जाएगी? शून्य। यदि बी व डी समान विभव पर हो तो जी से धारा आई जी इक्वल टू जीरो, आई जी बराबर कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब देखो आई जी जीरो कब होगी? समझ गए ना? जब ये और ये समान विभव पे हो। अब ये समान विभव पे आएंगे कैसे? ये समान विभव पे आएंगे कैसे? होता क्या एक्चुअली में मैंने बताया ना कि P और Q ये तो क्या होते हैं? फिक्स मतलब होते हैं प्रतिरोध, यानी कि इनको बोलते हैं अनुपात भुजाएं, इनको बोलते हैं अनुपात भुजाएं, ठीक है। फिर क्या होता है? R होता है, इस प्रतिरोध को अपन चेंज कर सकते हैं, ये वेरिएबल होता है। ये R प्रतिरोध क्या होता है? वेरिएबल होता है। मतलब इसमें क्या करते हैं अपन, कुछ ऐसा सिस्टम होता है जिसमें तार है, उसकी तार की लंबाई ऐसे किसी का बढ़ाता जाता है। आपने 12th में किए होंगे, ठीक है, 12th में जब लैब में कुछ चीज़ें की होगी तो उसको अपन क्या करते हैं, इस R वेरिएबल है, इसका मान अपन बढ़ा सकते हैं, इस प्रतिरोध का मान अपन बढ़ा सकते हैं। और S क्या है? एक अज्ञात प्रतिरोध जिसका मान अपने को निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, इस R के मान को बदलते रहते हैं, बदलते रहते। एक ना एक स्थिति ऐसी आती है जब B और D का विभव समान हो जाता है, B और D का विभव समान। यानी कि अब अपने को कैसे मालूम पड़ेगा कि B और D का विभव समान हो गया? वो ऐसे होगा कि गैलोमीटर में है ना, ये जो गैलोमीटर एकदम जीरो पे शो करेगा, गैलोमीटर कहाँ शो करेगा? जीरो पे। तो इसका मतलब क्या हो गया? गैलोमीटर में धारा जीरो होगी, धारा जीरो होगी, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? बी और डी बिंदु का विभव समान हो गया। यदि बी और डी समान विभव पर हो तो जी से धारा आई जी बराबर जीरो। समझ गए? ठीक है, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उन पर भी फोकस करना, ठीक है। हाँ, क्योंकि सभी लैंग्वेज में यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखवा सकता कि सारा जो बोल रहा हूँ सारा बोर्ड पे लिख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बी और डी क्या हो जाएगा? समान विभव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समान विभव। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये तो समान है ही, ये तो इन दोनों भुजाओं के समान है, तो ये भी समान हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब होगा क्या, ये जो विभवांतर है भाई अपने बी और डी क्या है? समान पॉइंट पे है। वी बी इज इक्वल टू वी डी, वी बी इज इक्वल टू वी डी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये डी और बी सेम पॉइंट होंगे, सेम पॉइंट हो गए तो ये और ये आपस में किस में आ गए? समांतर में आ गए, समांतर में आ गए ना कि भाई ये आपस में ए और बी के बीच में है और ये भी ए और बी के बीच में, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल रूप से ज्योमेट्रिकल रूप से ये सेम नहीं है, लेकिन विद्युत रूप से ये पॉइंट सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वी बी इज इक्वल टू वी डी तो है ही। अब देखो तो ये वाला और ये वाला क्या होगा? समान हो जाएगा, ये वाला और ये वाला समान हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इनको इक्वल भी किया जा सकता है, इनको डायरेक्ट इक्वल भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अब अपने क्या हो गई, यहाँ पर आई जी बराबर जीरो हो गई है, आई जी बराबर जीरो हो गई है, तो आप समीकरण लिख सकते हो, आप समीकरण लिख सकते हो, ठीक है। वी बी वी डी और आई वन माइनस आई जी। आप अगर बिना एक काम ऐसे भी कर सकते थे कि डायरेक्ट समीकरण लिखते, उसमें आई जी का मान जीरो पुट कर दे, फिर भी बात वही थी,
समझ गए। आप अगर I1 मान से IG लेके फिर समीकरण लिखो, फिर उसमें IG का मान 0 करो, फिर भी मान हो जाएंगे। और मैंने क्या किया, डायरेक्ट ही IG बराबर 0 मान लिया, IG बराबर 0 मान लिया, ठीक है। तो 0 मान लिया मतलब क्या होगा, यहाँ से कोई धारा नहीं जाएगी, और ये बिंदु किस पे हो गए, समान विभव पे। तो समान विभव पे मतलब ऐसे हो गए, ठीक है। समान विभव मतलब ऐसे हो गए, मतलब ये समझ लो इसमें से धारा जा रही है 0, लेकिन किसमें विभव क्या हो गए, समान हो गए। यहाँ से IG इक्वल टू 0, और इस केस में क्या हो गया, VB इक्वल टू VD हो गया। ये डायग्राम में बदलते रहता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ मैं IG निकाल दो, क्योंकि IG तो 0 हो गई, यहाँ IG जोड़ने का काम नहीं, ठीक है। केस समझ गए। क्या होगा कि भाई अपन R को चेंज करते जाएंगे, एक स्थिति ऐसी आएगी जब IG इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करो, आप समीकरण लिखो, अब लिखो, क्योंकि पहले लिखते तो अपना थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, लेकिन आपको ऐसे करना है, आप ऐसे भी कर लेना, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, किसी भी रास्ते से घूम सकता हूँ, किसी भी रास्ते से मूव किया जा सकता है, ठीक है। चलो मैं ऐसे घूमता हूँ, पहले कैसे घूमता हूँ, ऐसे इसके अंदर। तो देखो इसमें धारा ऐसे जा रही है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो देखो आप लिखोगे तो क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, देखो I1 P, लेकिन किस में आएगा, माइनस से बाहर निकल रहे हो इसलिए माइनस, ऐसे घूम रहे हैं ना, तो माइनस से बाहर निकल रहे हो इसलिए माइनस। अभी माइनस से बाहर निकल रहे हो, I1 Q, ठीक है। I1 Q आ गया। अब ऐसे आओ तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हैं तो SI2, और यहाँ पर RI2 इक्वल टू 0। क्या हो गया, इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गई समीकरण नंबर 1, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आप एक समीकरण और लिख सकते हो, कैसे कि भाई ये बिंदु और ये बिंदु तो सेम ही तो है, ये बिंदु और ये बिंदु समान विभव पे है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो विभवांतर होगा I1P इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2D, I1P सॉरी इक्वल टू I2R, I1P इक्वल टू I2R, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला विभवांतर और ये वाला विभवांतर सेम होंगे, क्योंकि ये पॉइंट सेम है और ये पॉइंट सेम है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब देखो ये मैंने शॉर्ट सर्किट बताया था ना, ये जैसे कि ये समान विभव पे हो जाएंगे, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे कोई तार हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये किस पे हो जाएंगे, समान विभव पे, किस पे हो जाएंगे, समान विभव पे। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में 2 कंडीशन बनती है आपको, लेकिन आपको क्या होता है 12th तक सिर्फ एक ही कंडीशन पढ़ाई जाती है, मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो I1P इक्वल टू I2R। अब देखो अब क्या करना है आपको, I1 और I2 का मान आप रख सकते हो, कैसे, ये समीकरण 2 है ना, इन दोनों को अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। दोनों को सॉल्व करना मतलब क्या करोगे, अपन इस वाले समीकरण में, पहले वाले समीकरण में क्या करो आप I2 से भाग दे दो, तो यहाँ से तो क्या आ रहा है, I1 अपन I2 इक्वल टू R अपन P, I1 अपन I2 इक्वल टू R अपन P आ रहा है। और अगर इसमें आप पूरी समीकरण को I2 से भाग कर दो, तो I1 I2P माइनस I1 I2Q प्लस S प्लस R इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, I1 I2 को लिखना आपको R बटा P, यहाँ लिखा R बटा P इंटू P माइनस R बटा P S R इक्वल टू 0, S R इक्वल टू 0, P से P कैंसल, ठीक है, P से P कैंसल और R से R कैंसल। तो ये क्या आ गया, माइनस में है, माइनस RPQ, तो यहाँ से क्या S बराबर क्या जाएगा, RPQ, RPQ, Q क्या है यहाँ पे गुणा में, ठीक है।
अब देखो इसको मिटाता हूँ। लास्ट में अपने जो रिजल्ट रहेगा ना उस पर अपना मेन फोकस रहेगा, ठीक है। मतलब अपने उससे है मेन मतलब किससे है, उससे है। अब देखो यहाँ से क्या आया, एस इक्वल टू आ रहा है आर पी क्यू, एस इक्वल टू क्या आ रहा है आर पी क्यू। ये आ गया अपने आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला, समझ गए। ये आ गया आपके आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला। अब देखो बात समझ गए, हुआ क्या यहाँ पे चीज। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले अपन लेंगे पी क्यू आर। आर क्या है, पी और क्यू तो फिक्स है, आर बदलेगा, इसको बदल सकते हो। एस क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। तो अपन आर के मान को इस प्रकार चेंज करते रहते हैं कि एक स्थिति में यहाँ का विभव और यहाँ का विभव समान हो जाता है। यहाँ का विभव और यहाँ का विभव समान हो गया तो क्या होगा, धारा क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। धारा क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और फिर धारा जीरो हो जाने की स्थिति में, धारा जीरो हो जाने की स्थिति में क्या होता है, यहाँ का विभव भी समान हो जाता है। वी बी और वी डी विभव भी क्या हो जाता है, समान हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो तार अपने शॉर्ट सर्किट किया है ना, ये एक्चुअली में क्या चीज़ है, ये जैसे कि अपने गैल्वेनोमीटर काम में लेते हैं, गैल्वेनोमीटर काम में लेते हैं। अब गैल्वेनोमीटर से धारा जा रही है आई जी इक्वल टू जीरो, आई जी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आप शॉर्ट लिख सकते हो, लिख कब सकते हो, जब गैल्वेनोमीटर का आंतरिक प्रतिरोध जीरो हो, जब गैल्वेनोमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, जीरो हो, समझ गए। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का भी तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, गैल्वेनोमीटर का भी तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। तो उसका आंतरिक प्रतिरोध जीरो हो तो उसको शॉर्ट कर सकते हो। अगर आंतरिक प्रतिरोध जीरो नहीं है तो उसको शॉर्ट नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल से, ठीक है। लेकिन ना रियल में वो है शॉर्ट ही है, क्या विभव समान है, मतलब रियल में आपस में क्या है, वो शॉर्ट ही है, ठीक है। समझ गए ना भाई, एक तो आंतरिक प्रतिरोध है कुछ ना कुछ और एक तार ऐसे है, दोनों में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। लेकिन अगर रियल में अपने विभव समान है, जैसे कि ये भी ए बी बिंदु है, ये भी ए बिंदु है, ये विद्युत रूप से शॉर्ट है और ये दिखने में शॉर्ट है, ठीक है। ये विद्युत रूप से शॉर्ट है और ये दिखने में शॉर्ट लग रहा है। आप देखो, अब देखो तो लास्ट में ये कंडीशन कब है, जब आई जी बराबर जीरो हो, यानी कि ये विभव और ये विभव समान हो। तो लास्ट में जाके अपने एस का मान आ गया कि अपन आंतरिक प्रतिरोध का मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये चीज़ में इतनी सिंपल क्यों हो रहा है, मैं चाहता तो जो रिजल्ट अभी आएगा ना वो डायरेक्ट बता सकता था, वो आपको डायरेक्ट बता सकता, लेकिन ये इतनी रामायण करने का कुछ ना कुछ मतलब है। जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई उसका भी कुछ मतलब है, ठीक है, उसको देखना ध्यान से। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ P अपॉन Q अपॉन R अपॉन S भी लिख सकता हूँ, P अपॉन Q, क्योंकि मैंने P को ऐसे लेके गया, Q डिवाइड में गया, R अपॉन S हो गया, ठीक है। तो ये अपना लास्ट में है रिजल्ट। रिजल्ट क्या आता है, ये आता है लास्ट में रिजल्ट, बस। बहुत सारे टीचर डायरेक्टली यही बता देते हैं, ठीक है। तो लास्ट में अब अपने को मतलब इससे इस पर फोकस करना, इसको भूलना मत। पी क्यू इजिकल टू आर आर, पी अपॉन क्यू इजिकल टू आर अपॉन एस, पी अपॉन क्यू इजिकल टू आर अपॉन एस, पी अपॉन क्यू इजिकल टू आर अपॉन एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। अब देखो ये इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो इसको याद करने में, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। क्या करना है, ये जो वी बी और वी डी है ना, ठीक है। अब इनमें ये ऑपोजिट साइड है, ये वाली ये क्या एक दूसरे के ऑपोजिट है, इनका गुणा कर दो। पी एस इजिकल टू आर क्यू, बात वही है ना, पी एस इजिकल टू आर क्यू। लेकिन इस हिसाब से भूलोगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई ये पी अपॉन आर है या पी अपॉन क्यू है, तो वैसे लपड़े छोड़ दो, आपस में गुणा, जो ऑपोजिट है उनका आपस में गुणा, इनका आपस में गुणा बराबर इनका आपस में गुणा, बस। इनका आपस में गुणा बराबर इनका आपस में गुणा, समझ गए। ध्यान रखना ये बीच में गैल्वेनोमीटर आ रहा है, तो गैल्वेनोमीटर की इस साइड और इस साइड वाली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दो पार्ट में बैठ रहा है, एक पार्ट इस साइड एक पार्ट इस साइड, तो इस साइड वाला नीचे वाला ये पार्ट, ऊपर वाला ये पार्ट, मतलब इसका गुणा, इसका गुणा। तो पी एस इजिकल टू आर क्यू, पी एस इजिकल टू आर क्यू, बस ये है कंडीशन। तो ऐसे करके अपने क्या हो जाएगा, इसका मान निकल के आ जाएगा, इसका आंतरिक प्रतिरोध का मान निकल के आ जाएगा, और न्यूमेरिकल भी कोई भी हो वो सॉल्व हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। अब चलिए कुछ पॉइंट लिख लेते हैं इसके बारे में। अब देखो कुछ पॉइंट समझ लो, ठीक है।
व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत है, उसका उपयोग किस किस में काम में लिया जाता है? मीटर सेतु में। ये व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत है ना, जो अपन ने जो ये बेसिक सिद्धांत है, बेसिक रूल है, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु क्या बेसिक रूल है। अब ये व्हीटस्टोन सेतु यहाँ पर आप तो यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ रहे हो, आगे जाके इस पर बहुत बड़ा चैप्टर भी होता है। जब आप हायर स्टडी के लिए जाते हो तो इसमें बहुत बड़ा चैप्टर भी होता है, ठीक है। इसमें अपन मीटर सेतु, पोस्ट ऑफिस बॉक्स वगैरह सारे पढ़ते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो मीटर सेतु, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, उसकी कैरी फॉस्टर ब्रिज, ठीक है। फिर मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ब्रिज होते हैं, ठीक है। मैक्सवेल ब्रिज वगैरह वगैरह, अब मैं उनके नाम लेने से कोई मतलब नहीं है। अब देखो आपके लिए इतना काफ़ी है कि भाई व्हीटस्टोन सेतु पे 3 काम करते हैं। कौन कौन से? मीटर सेतु, पोस्ट ऑफिस बॉक्स और कैरी फॉस्टर सेतु। मीटर सेतु, पोस्ट ऑफिस बॉक्स और कैरी फॉस्टर सेतु। अब आगे अपन मीटर सेतु तो पढ़ने वाले हैं, इसी में अपने सिलेबस में मीटर सेतु शामिल है, तो वो अपन पढ़ने वाले। वो किस पे काम करेगा? व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत पे ही काम करेगा, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है कि भाई जब P/Q = R/S होता है, इस प्रकार की कंडीशन होती है, तो उस केस में धारा क्या होती है? 0 होती है। या फिर दूसरे शब्द में ये बोल सकते हैं कि अगर धारा 0 है IG, तो P/Q = R/S होता है, ठीक है। इस विधि द्वारा प्रतिरोध का मापन सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि आपको पता है P/Q = R/S आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अब इसमें कहीं पर भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध शामिल है क्या? नहीं। 2 फिक्स प्रतिरोध जो अपने को पहले से पता है वो शामिल है। सॉरी, फिक्स कौन कौन से? P और Q, और एक वेरिएबल प्रतिरोध जिसको अपन बदल रहे हैं। तो बदल रहे हैं तो अपने को पता है आपने बदल के कितना किया है, तो 3 चीज़ें अपने को पता है, तीनों में कोई गलती नहीं होगी, तो ऐसे अपन सीधा निकाल सकते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी समीकरण में आंतरिक प्रतिरोध जो सेल लगा हुआ नीचे बैटरी उसका नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इस विधि द्वारा प्रतिरोध का मापन सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। ये का ये सेंटेंस गैलोमीटर के, यानी कि इस विधि द्वारा प्रतिरोध का मापन गैलोमीटर के आंतरिक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर भी समीकरण में कहीं भी गैलोमीटर का प्रतिरोध नहीं आ रहा है, कहीं पर भी गैलोमीटर का प्रतिरोध नहीं आ रहा है। डिपेंड किस पे कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? अपने जो समीकरण में क्या आ रही है? P/R/Q और ये S, ये कंडीशन आ रही है, ठीक है। तो कहीं पर भी ना तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर डिपेंड करता है, ना ही गैलोमीटर के आंतरिक प्रतिरोध पर डिपेंड करता है। इस विधि से एक्यूरेट शुद्ध मान प्राप्त किया जाता है, यानी कि इस विधि से जो मापन होता है शुद्ध होता है। अब देखो प्रतिरोध मापने के लिए आप कहोगे कि सर 1 ओम मीटर भी होता है, प्रतिरोध मापने के लिए 1 ओम मीटर भी होता है, और भी बहुत सारी विधि है, लेकिन क्या होता है? शुद्ध विधि है। ये क्या है? शुद्ध विधि है, समझ गए। इस विधि से मान क्या होता है? एक्यूरेट प्राप्त होता है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें अपन गैलोमीटर काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? गैलोमीटर। और वो क्या करता है? अत्यधिक सुग्राही है, यानी कि सेंसिटिव है। गैलोमीटर क्या होता है? अत्यधिक सेंसिटिव। अत्यधिक सेंसिटिव मतलब सुग्राही मतलब क्या होता है? कि उसमें थोड़ी सी भी धारा अगर प्रवाहित हो रही है, अगर थोड़ी सी भी धारा प्रवाहित हो रही है ना, तो वैसे घूम जाएगा सीधा, मतलब एकदम 0 पे है। उसका मतलब कि उसमें धारा बिल्कुल 0 जा रही है, 100% 0, समझ गए। 0 मतलब 0, तो वो अत्यधिक सेंसिटिव है। अगर थोड़ी बहुत भी 0.1 पॉइंट भी आगे तो वो ऐसे घूम जाएगा, समझ गए। तो इसलिए गैलोमीटर की सेंसिटिविटी अधिक होती है, तो ये अत्यधिक सुग्राही है, सेंसिटिव है तथा शुद्ध मापन में उपयोगी है। तो चूँकि इसमें अपन गैलोमीटर काम में लेते हैं, ठीक है, वो क्या करता है? अत्यधिक एक्यूरेट है और सेंसिटिव है, ठीक है। एक्यूरेट मतलब शुद्ध मापन और सेंसिटिव मतलब सुग्राही। तो अत्यधिक एक्यूरेट है और सेंसिटिव है, इसलिए ये क्या होता है? आपका जो मान इसमें जो प्राप्त होता है वो शुद्ध प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि एक्यूरेट मान प्राप्त होता है, समझ गए। ये था इसका सिद्धांत। तो क्या सिद्धांत कुछ नहीं था, ये तो P/Q/R/S ही था, ठीक है। अब बात मेन आती है न्यूमेरिकल पे, वो अपन करेंगे आगे इसके, ठीक है। अब देखो बोर्ड पे 2 न्यूमेरिकल है, ठीक है। पहला क्या कह रहा है? किसी व्हीटस्टोन सेतु के लिए अनुपात भुजा 2 ओम व 4 ओम है। ये क्या दिया हुआ है? क्रमशः, यानी कि 2 ओम और 4 ओम। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने बताया कि अनुपात भुजा क्या होती है? P होती है और Q होती है। अनुपात भुजा क्या होती है? P और Q। तो पहले कौन था? P, तो इसलिए P बराबर कितना हो गया? 2 ओम। बाद में कौन था? Q बराबर 4 ओम, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि संतुलन की अवस्था में परिवर्ती प्रतिरोध का मान 3 ओम है, यानी कि जो अपना जो प्रतिरोध अपने मान बदलते रहते हैं वो उसका मान क्या होता है? वो क्या R होता है? वो कितना है? 3 ओम। अब देखो होता क्या एक्चुअली में कि भाई P और Q पहले से फिक्स होते हैं, मैंने बता रखा है, और R क्या होता है? जिस प्रतिरोध को अपन बदलते रहते हैं वो क्या होता है? परिवर्ती प्रतिरोध है, जिसको हम बदलते रहते हैं, और उस प्रकार से अपन संतुलन की अवस्था प्राप्त करते हैं। संतुलन की अवस्था मतलब VB = वो नीचे वाला VD, ठीक है। उस केस में धारा क्या हो जाएगी? IG = 0। फिर IG = 0 होने पे क्या होता है? अपने एक पास समीकरण आती है P/Q = R/S, ठीक है। तो चूंकि ये कह रहा है यदि संतुलन की अवस्था में परिवर्ती प्रतिरोध का मान 3 ओम है तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो अपने को पता है P/Q = R/S। P/Q का मान रख दो, P/Q मतलब 2/4
आर कितना है 3 और एस। एस अपना क्या होता है अज्ञात प्रतिरोध। एस क्या होता है अज्ञात प्रतिरोध। ये होती है अनुपात भुजा। अनुपात भुजा ये होता है परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है, तो एस निकालना है। एस कितना आ जाएगा 6 ओम। कितना आ जाएगा 6 ओम। ठीक है, ये आ गया। अब इसी प्रकार का सवाल है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी गई इस सवाल को, कि इसने ये बोला भी किसी व्हीटस्टोन सेतु के लिए अनुपात भुजा 1:3 है। यदि संतुलन की स्थिति में परिवर्ती प्रतिरोध का मान 4 ओम है तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करो। तो अपने को पता है P/Q = R/S। ये ध्यान रखना माइंड में। ठीक है, बहुत बार होगा क्या कि एक्चुअली आपको डायग्राम नहीं देके ऐसे लैंग्वेज दे दी जाएगी, तो उस केस में ये वाला चीज़ याद रखना फायदेमंद रहता है। ठीक है, तो P/Q = R/S। तो P/Q क्या है, आपने जो ब्रिज होता है इसमें ये P होता है, ये Q होता है, ये R होता है और ये S होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो P/Q कितना दिया हुआ है 1:3। R कितना दिया हुआ कि भाई उस स्थिति में R का मान 4 आ रहा है, और उस स्थिति में आपको क्या करना अज्ञात प्रतिरोध निकालना है S। तो S बराबर कितना आ जाएगा 12 ओम। कितना आ जाएगा 12 ओम। समझ गए। इस प्रकार के न्यूमेरिकल आएंगे। अब कुछ न्यूमेरिकल आएंगे डायग्राम बेस पे, वो कैसे करने वो भी पढ़ते हैं। देखो अब करते हैं अपन व्हीटस्टोन सेतु भाई साहब का पोस्टमार्टम। ठीक है, आपको पता है अपन हर एक चीज़ का पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं इसको। देखो ये मैंने क्या बता दी, ये वही है, वही डायग्राम है, ऐसे ही मतलब इसने ऐसे लगाया है, उसमें ऐसे था, इसमें मैंने ऐसे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, चीज़ वही है। ठीक है, P/Q R और S। ये क्या है, ये ओम से मतलब ये क्या दिया गया है, ये मतलब ये समझ लो कि जो गैल्वेनोमीटर है क्या है, जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसका आंतरिक प्रतिरोध मान लो, या फिर कोई दूसरा प्रतिरोध भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मान लो कि भाई जो अपना गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसका आंतरिक प्रतिरोध है G। ठीक है, या तो ये मान सकते हो या फिर कोई भी दूसरा प्रतिरोध मान सकते हो, ये एक प्रतिरोध भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो संतुलन की अवस्था क्या होगी। संतुलन की अवस्था में क्या होता है अपने VP = VD, यानी कि संतुलन की अवस्था उसको कहेंगे जब यहाँ से धारा I = 0 और यहाँ का विभव और यहाँ का विभव समान हो, भले इसके बीच में भले वो गैल्वेनोमीटर हो या कुछ भी हो, भले अपने कुछ फर्क नहीं पड़ता। अंदर इस वाले जो पोर्शन है ना, इसमें इस वाले पोर्शन में कुछ भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। संतुलन की अवस्था में VP = VD। वो तो गैल्वेनोमीटर तो किस लिए काम में लेते हैं, ताकि चेक करने के लिए, ताकि अपने को मालूम पड़ जाए कि हाँ भाई धारा 0 जा रही है, मतलब ये संतुलन की अवस्था में आ गया। ठीक है, ये संतुलन की अवस्था में आ गया। ठीक है, लेकिन अगर अपने को पहले से ही पता है कि भाई P/Q = R/S है, तो इसको देखने का काम ही नहीं, वो तो वैसे भी संतुलन होगा, क्योंकि संतुलन की अवस्था में फॉर्मूला वही तो होता है भाई। एक तो क्या कर रहे हैं कि संतुलन की अवस्था मान के अपन फॉर्मूला निकाल रहे हैं P/Q = R/S। ठीक है, अगर आपको पहले से ये मालूम हो कि भाई P/Q = R/S है, तो वो तो क्या पहले से संतुलन की अवस्था में है। ठीक है, तो ये संतुलन की अवस्था में क्या हो जाता है VP = VD। तो आता I = 0। I बराबर क्या होगी, बहने वाली धारा 0 होगी। ठीक है, क्योंकि कैसे 0 होगी कि I बराबर क्या लिखोगे, विभवांतर अपन क्या होगा, विभवांतर अपन क्या हो जाएगा इसका प्रतिरोध G। विभवांतर कितना 0, तो धारा 0 आएगी। धारा बांधने के लिए क्या चाहिए होता है, विभवांतर चाहिए होता अपने को। अब देखो यहाँ से जो प्रतिरोध है ये G, इसके अक्रॉस V भी 0 है, I भी 0 है। अगर अपन V और I का ग्राफ खींचते हैं, V और I का ग्राफ खींचते हैं ना, तो क्या होता है ऐसे ग्राफ होता है V और I का ग्राफ, ये हो गया। अब इसमें जो मूल बिंदु है ना, इस ग्राफ का मूल बिंदु वो क्या शो करता है, व्हीटस्टोन में संतुलन की स्थिति। V और I ग्राफ का मूल बिंदु व्हीटस्टोन में संतुलन की स्थिति शो करता है। क्यों, कारण क्योंकि भाई संतुलन की स्थिति में क्या है, I बराबर भी 0 है और विभवांतर V बराबर भी 0 है। I बराबर 0, विभवांतर V बराबर भी 0, तो I 0 मतलब यहाँ पे, V 0 मतलब यहाँ पे, तो कहाँ आएगा मूल बिंदु पे 0,0। ठीक है, तो जो व्हीटस्टोन सिद्धांत है वो मूल बिंदु को शो करता है। VI अगर VI का ग्राफ बनाया जाए तो मूल बिंदु को शो करता है व्हीटस्टोन का सिद्धांत। ठीक है, अब आपको 12th तक क्या बताया जाता है, सिर्फ यही बताया जाता है कि भाई ये जैसे ही धारा, देखो धारा 0 है, तो धारा 0 मतलब अपन क्या मान सकते हैं, ओपन सर्क्यूट। भाई कहीं ना कहीं से सर्क्यूट टूटा हुआ होगा, कटा हुआ होगा, तभी तो धारा 0 होगी। तो धारा 0 मतलब ओपन, यानी कि खुला। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक है V0, विभवांतर 0, यानी कि VP = VD। इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट हुआ, ये B और ये D, ये B और D। तो अब देखो होता क्या है, इस मूल बिंदु पर दोनों ही कंडीशन सही है। आप चाहो तो इसको
खुला भी मान सकते हो, आप चाहो तो उसको शॉर्ट भी मान सकते हो, ठीक है। लेकिन इस शॉर्ट मानने के बारे में कोई आपको बात नहीं करता आज तक, 12th तक मतलब कोई इसके बारे में बात नहीं करता। इवन आप उनसे टीचर से पूछोगे तो बहुत से को तो पता ही नहीं होगा, सही बता रहा हूँ, फैक्ट है, ठीक है। बहुत जनों को पता भी नहीं होगा, वो कहेंगे ये तो गलत है, शॉर्ट होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन तो शॉर्ट ही तो होगा भाई, ये विभवांतर 0 है तो क्या होगा, शॉर्ट ही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का विभव समान है, सम विभव बिंदु हो गए। अपन वही तो पढ़ते कि भाई सेम लाइन है, अगर बीच में कोई प्रतिरोध नहीं आ रहा तो क्या हो रहा है, सेम ही हो रहा है, कोई भी विभव का पतन नहीं हो रहा ना। यहाँ पे जितना विभव होता है विभव यहाँ पर भी, तो समझ रहे बात। ये खुला हो जाएगा, ये हो जाएगा बंद, ये बंद। तो आप दोनों अप्लाई कर सकते हो, दोनों अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको भी 12 लेवल के हिसाब से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यही मान के चलो, ठीक है। क्या मान के चलोगे कि भाई संतुलन की अवस्था में आपको क्या मानना है, 2 चीज़ें माननी है। संतुलन की अवस्था में I = 0, ये धारा 0, और क्या हो जाएगा VB = VD। बस ये 2 चीज़ें आप दिमाग में घुसा लो। जब भी संतुलन की अवस्था आएगी, यानी कि संतुलन की अवस्था कब, अगर ये प्रतिरोध इस प्रकार है कि P/Q = R/S, अगर इनका मान इस प्रकार है P/Q = R/S, तो क्या होगा, इस वाले पार्ट से धारा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और VB = VD हो जाएगा, यानी कि समान विभव बिंदु हो जाएंगे। अब देखो, अब इसी में देखो, अगर ये बोले कि संतुलन की अवस्था में, इसको लिख लेना, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, आप शॉर्ट वाला भूल जाओ, आप रखना ओपन वाला, ठीक है। पहले आपको, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि भाई A और C के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, A व C के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। A व C के मध्य क्या करना है, A व C के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो अब देखो आप क्या करोगे, आप क्या चेक करोगे पहले ये चेक करोगे भाई P/Q = R/S है या नहीं है, कि ये जो सर्किट है वो व्हीटस्टोन के अनुसार संतुलन की स्थिति में है या नहीं है। तो P/Q = R/S अगर आ रहा है, अगर इस प्रकार आ रहा है, तो आप क्या मान लोगे इसको, VB = VD और I = 0 मान लोगे। क्या मान लोगे कि भाई VB = VD हो गया और I = 0, यहाँ से जाने वाली धारा 0, और इसको क्या मान लोगे, खुला, इसको क्या मान लेंगे, खुला, ठीक है। आपको खुला मान के चलना है, मैं शॉर्ट पे भी बता दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको उसके पीछे नहीं पड़ना है, वो एक नॉलेज के लिए, ठीक है। आपको खुला मान के चलना है, ठीक है। तो खुला मान के चलोगे तो P और Q किस में, सीरीज में, तो क्या बन जाएगा, ऊपर P+Q और नीचे R और S सीरीज में, तो R+S। अब ये दोनों किस में, आपस में पैरेलल में, ये दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में। तो देखोगे तो R इक्विवेलेंट यानी कि किसके अक्रॉस, RAC, R इक्विवेलेंट यानी कि RAC, A और C बिंदु के अक्रॉस कितना आएगा, वही R1 × R2 और R1 + R2। ये देखो ये फॉर्मूला आएगा ऐसे, ठीक है। क्या आएगा, ये ऐसे आएगा, मतलब इसको आप गुणा करके लिखोगे तो कितना आएगा, ये PR PS QR QS, ये हो जाएगा अपॉन P+Q R+S, ठीक है। ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा अपने तुल्य प्रतिरोध। क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, किसके क्रॉस, A और C के अनुदिश, ठीक है। बात समझ गए। जो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये क्या है, ये आ जाएगा अपने तुल्य प्रतिरोध किसके अक्रॉस, RA और C के अक्रॉस। अब देखो इसी को अपन अगर शॉर्ट मान के भी कर सकते हैं, ठीक है, उसका भी मैं बताऊंगा आपको, चले, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल आपको क्या दे दिया, ये दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया आपको। अब ये D बिंदु वगैरह सारे भूल जाओ, ठीक है। आपको कुछ ऐसा सवाल आ गया आपके पास, ये 2 में, ये 4 में, ये 3 में, 6 में,
अब आपको पूछेगा कि भाई ए व बी के अक्रॉस, या फिर ए व बी यानी कि आर ए बी, आपको प्रतिरोध निकालना ए व बी के अक्रॉस, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के अक्रॉस प्रतिरोध कितना होगा ए व बी के, ठीक है। वो क्या होगा आर ए बी। तो अब देखो मैंने बताया अगर दोनों बिंदुओं के अक्रॉस ऐसे पूछे तो आपको क्या करना है, पहले तो चेक करना है कि ये जो सर्किट है, ये परिपथ है, वो व्हीटस्टोन सिद्धांत का पालन करता है नहीं करता। पहले सीधा ये चेक करो। अगर इस टाइप का कुछ भी दिखे ना, इस टाइप का कुछ भी दिखे तो पहले चेक करो व्हीटस्टोन सिद्धांत का पालन करता है नहीं करता। तो चलो चेक करते हैं। पहले चेक करने के लिए क्या है, ये पी क्यू आर एस, ठीक है। वो तो जब आपको पी क्यू आर एस उस हिसाब से समझना हो तो तब, नहीं तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, जो एक दूसरे के विपरीत है उनका गुणा कर दो, इनका गुणा कर दो। तो देखो क्या हो रहा है, 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 3 12, बात वही। और उस हिसाब से देखना चाहो उसकी शर्त नहीं, मैं तो पी अपॉन क्यू आर अपॉन ऐसे याद करूँगा। तो 2.4 कर दो, पी अपॉन क्यू आर अपॉन ऐसे यानी कि 3/6 कर दो। कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, यानी कि रेशियो सेम है। 2.4 1/2, 3/6 1/2, यानी कि ये रेशियो सेम है। तो यानी कि क्या करेगा, ये व्हीटस्टोन सिद्धांत का पालन करेगा, व्हीटस्टोन सिद्धांत का पालन करेगा, लिख लेना, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन बन गई कि P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन ऐसा आ रहा है तो क्या होगा, ये व्हीटस्टोन सिद्धांत का पालन करेगा। और जैसे ही व्हीटस्टोन सिद्धांत का पालन करेगा, इस बीच वाले का कोई मतलब नहीं है, इस बीच वाले का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस बीच वाले को या तो आप शॉर्ट सर्किट कर सकते हो या फिर ओपन सर्किट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले चलो शॉर्ट कर लिया, आपको क्या मान के करना है, शॉर्ट ही मान के करना है, ठीक है। सॉरी ओपन, आपको ओपन ही मान के करना है, ठीक है। शॉर्ट वाला सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ें, उसके पीछे नहीं पड़ना है, सिर्फ नॉलेज के लिए है वो। तो आपको ओपन मान के चलना कि ये ओपन हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब देखो प्रतिरोध क्या होगा, 4 और 2 6 और 3 और 6 9। तो 6 मतलब ये क्या हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 2 + 4, ये जुड़ के नीचे कितना हो जाएगा 3 + 6, ये सीरीज में जुड़ जाएंगे। और ये आपस में कितने हो जाएंगे, पैरेलल में, किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर ए बी के क्रॉस, यानी कि इसको अपन क्या लेंगे, आर ए बी कितना आएगा, 4 + 2 6 और इंटू 9, 6 इंटू 9 और 6 + 9 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 9 / 15 कितना हो जाएगी, ये 18/5 कितना हो जाएगा, 18/5। समझ गए। ये कब किया, जब ये ओपन मान के। अब आप शॉर्ट मान के भी ये आंसर आएगा, देखना कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने माना ये शॉर्ट है, आपको ओपन मान के करना, खुला मान के करना, ठीक है। लेकिन शॉर्ट भी वैलिड होता है, शॉर्ट भी सही होता है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, ठीक है। तो शॉर्ट में होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 और 3 क्या हो गए, समान, ये आपस में किस में हो गए, समांतर में होंगे 2 और 3, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या बन गया, रियल में ये ऐसा बन गया है, रियल में ये ऐसा बन गया है। ये देखो ये रियल में ऐसा बन गया 2 3 4 और 6, क्योंकि ये बिंदु और ये बिंदु एक ही बिंदु हो गए, ये वाला। तो 2 और 3 किस में है, समांतर में। इनका समांतर सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 3 और 3 + 2 5, इनका ये आएगा मतलब 6/5। और इसका समांतर सॉल्व करोगे तो 24/10, ठीक है। अब ये दोनों आपस में किसमें, सीरीज में, तो जोड़ोगे तो 6 + 5 24/10 कितना हो जाएगा 10, ये 12 24 36/10 यानी कि 18/5। बात वो की वो है, समझ गए। तो आप शॉर्ट भी सही होता है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो नॉलेज की चीज़ है, ध्यान रखो। बहुत बार ये करने से सवाल बहुत ईजी भी हो जाता है, सॉल्व करना आसान भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको मोस्टली उसी पे फोकस करना है, ओपन मान के, ठीक है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, जो कि सर मैं तो पहले से मुझे पता है वो चीज़, तो मैं ये चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ, वो कर सकते हो। नहीं तो आप इस शॉर्ट वाले को भूल जाओ। लेकिन याद रखना कि शॉर्ट भी होता है। आपको क्या करना है, संतुलन की अवस्था में इन दोनों के विभव को समान मान लो, धारा 0 मान लो और इसको ओपन कर दो, खुला परिपथ मान लो इसको, यानी कि ये और ये बिंदु आपसे जुड़े हुए नहीं मानो, ठीक है। तो समझ गए। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे मीटर सेतु, और हो सका तो 1-2 न्यूमेरिकल और इस व्हीटस्टोन ब्रिज के कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।